हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ टेस्ट एनालिसिस। दोस्तों, टेस्ट सीरीज जारी है। ये 11वां टेस्ट है इसका। इससे में जो कवर किया गया है वो 12 क्लास का कंप्लीट सिलेबस है। अब ये एकदम फाइनल स्टेजेस आ रही है। होप अब अच्छा कर रहे होंगे। मैं स्टार्ट करता हूँ। एक एक करके क्वेश्चन हम कवर करेंगे। इसके जो स्ट्रेट फॉरवर्ड समझाने, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड रहेंगे, उन पर अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। वो नॉलेज बेस्ड रहेंगे। जहाँ एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ जरूर एक्सप्लेन किया जाएगा। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 101, 101। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के रिस्पेक्ट में इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। चुनते हैं। तो पहले तो देखें हमें क्या चाहिए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट चाहिए। पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट। हाँ, इन्हें एथलीट्स को और हॉर्सेस को दिया जाता है। न्यूट्रिएंट से रिच है। और इवन जो पॉलिनेटर है वो भी अपने साथ ले जाते हैं। पोलन कंजम्पशन हैज बीन क्लेम्ड टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। सही बात, ये वाला काम भी चलता है। स्टोर्ड पोलन इन पोलन बैंक कैन नॉट बी यूज्ड इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो फिर काहे के लिए स्टोर कर रहे हो भाई? जब ऐसा नहीं कर सकोगे तो करेंगे ना, वरना स्टोर करने की जरूरत ही नहीं। तो गलत बात बोल रहा है। इट इज पॉसिबल टू स्टोर पोलन ग्रेन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन। हाँ, क्रायो प्रिजर्वेशन, ये सही बात है। रॉन्ग पूछा था, इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 102, 102। अब मेच्योर एंदर कंसिस्ट ऑफ टोटल। वो मेच्योर एंदर की बात कर रहा है। क्या चाहिए उसे? टोटल माइक्रोस्पोरेंजिया चाहिए इन ईच लोब। हर एक लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया है? समझ रही? ये यंग की अगर बात करता तो बात अलग होती। ये मेच्योर की बात कर रहा है, यानी जिसके अंदर टेपेटम कंज्यूम हो चुका है, जिसके अंदर जो आपका मिडिल लेयर थी वो एफेमरल थी, शॉर्ट लाइफ थी, वो भी खत्म हो चुकी है। तो अब क्या होगा? अब हमारे पास सिर्फ दो ही, मतलब कुल मिला के अगर मैं सेंटेंस के फॉर्म में पढ़ूंगा, अब मेच्योर एंदर कंसिस्ट ऑफ टोटल 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। अदरवाइज हर एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते थे, लेकिन उनके बीच की दीवार भी हट जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, दीवार हटेगी तो फिर वो एक सिंगल बन जाएगा। तो हर एक लोब के अंदर एक माइक्रोस्पोरेंजिया हो जाएगा, तो इससे टोटल 2 माइक्रोस्पोरेंजिया हो जाएंगे। और हर एक में कितने होंगे? एक लोब हो जाएगा, यानी ऐसा कुछ हो जाएगा। जैसे वो स्टार्टिंग में था तो कैसा था? स्टार्टिंग में वो ऐसा था। सॉरी, स्टार्टिंग में कैसा था? स्टार्टिंग में ऐसा था। स्टार्टिंग में ऐसा था, ऐसे। एक यहाँ पर मिलता है हमें, यहाँ पर एक माइक्रोस्पोंजिया, एक यहाँ पर मिलता है, एक यहाँ पर मिलता है। ये कब की बात है? जब इमेच्योर यंग कंडीशन में। जब मेच्योर होता है तो क्या होता है? ये सब समाप्त, ये सब भी समाप्त। फिर हमें क्या मिलता है? फिर हमें एक सिंगल ये मिलता है यहाँ पर, और एक सिंगल यहाँ पर मिल जाता है। तो फिर अब आ जाएंगे अपने नेचर अंदर, यानी अब इस वाली बात हो रही है। कंसिस्ट ऑफ टोटल माइक्रोस्पोरेंजिया, तो एक माइक्रोस्पोरेंजिया ये रहा, एक माइक्रोस्पोरेंजिया ये रहा, टोटल 2 माइक्रोस्पोरेंजिया मिल जाएंगे। 1 इन ईच लोब, हर एक लोब। ये एक लोब है, एक लोब ये रहा, एक लोब ये रहा, इस एक लोब के अंदर एक, इस एक लोब के अंदर एक। 1 इन ईच लोब, तो 2 और 1 आ जाना सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। बस ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको यहाँ पर। जरा भी अगर आपने ढंग से क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो दिक्कत आ जाएगी कि वो मेच्योर का पूछ रहा है, यंग का पूछ रहा है। यहाँ उसने मेच्योर का पूछा था, यंग का पूछता तो फिर कैसा कैसा आंसर आ जाता? माइक्रोस्पोरेंजिया, यानी फिर आ जाता 4 और 2। वो यंग के केस में होता। थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की उससे आपको। 103, पोलर न्यूक्लिया सिचुएटेड बिलो द एग apparatus इन द सेंट्रल सेल। ये स्टेटमेंट है। तो आपकी एनसीईआरटी की किताब ने वो जो ओव्यूल है, एक्चुअल में डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया है और इनोट्रोपस का, और जो डायग्राम है वो ऑर्थोट्रोपस वाला है। इसलिए वहां पर आपको ऐसा लगता होगा कि एग apparatus के ऊपर है सेंट्रल सेल, जबकि ऐसा नहीं है। वो जो न्यूक्लिया है वो एग apparatus के नीचे होंगे। ये तो सही बात है, ये तो सही बात है। पोलर न्यूक्लिया सिचुएटेड बिलो, ऐसा। जैसे और बात कर लूँ, आपकी किताब ने जो दिया है होता है, आपकी किताब में जो दिया है ये एग apparatus हो जाएंगे, ये सिनर्जिड्स हो जाएंगे, और यहाँ पर वो पोलर न्यूक्लिया 2 मिल जाएंगे मुझे। इसको थोड़ा और ठीक कर दें। ये यहाँ दिया है उसने, आपको यहाँ दिया है उसने, ये पोलर न्यूक्लिया है, ये पोलर न्यूक्लिया यहाँ दिए है। अब इसको देखकर तो, डायग्राम को देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे ये अबाव है एग apparatus के, क्योंकि ये माइक्रोपाइल यहाँ से चलेगा, ये माइक्रोपाइल यहाँ से चलेगा।
ये वाला जो ओव्यूल है इसके हिसाब से नहीं, आपकी किताब ने जो डिस्क्रिप्शन दिया उसके हिसाब से इसको हमें उल्टा करना पड़ेगा। तो उल्टा करेंगे तो कैसा हो जाएगा, एग एपरेटस यहाँ आ जाएगा, एंटीपोडल्स यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पर आ जाएंगे आपके पोलर न्यूक्लियाई, इसलिए वो बिलो हो जाएंगे, तब जाके ठीक हो जाएगा। नंबर सेकंड, फिलिफॉर्म एपरेटस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द एंटायर पोलरिटी टू एम्ब्रियोसिंक। बिल्कुल सही बात है, फिलिफॉर्म एपरेटस होते ही इसीलिए। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 103, इसके बाद में 104, मैंगो, पीपल, पोमेलिना, ऑक्सिलिस और वियोला, हाउ मेनी प्लांट्स अबव फ्रॉम अबव लिस्ट शो अश्योर्ड सीड सेट इवन इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। यानी इसमें हमें चाहिए कैसे फ्लावर, इसमें हमें चाहिए क्लिस्टोगेमस फ्लावर, यानी जो खुले ही नहीं। उसकी 3 एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिए हैं, पोमेलिना, ऑक्सिलिस और वियोला, इससे 3 रहेंगे इसके अंदर। मैंगो, पीपल, इनके अंदर तो फ्लावर खिलते भी, पॉलिनेशन होता भी है, इनमें बगैर पॉलिनेशन के काम चल जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। एनसीईआरटी में स्ट्रेट फॉरवर्ड दिए ये तीनों नाम। 105, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर गार्डन पी। गार्डन पी के लिए क्या सत्य नहीं, देखते हैं एक करके। बोल रहे हैं सीड कलर, फिनोटाइप येलो, समझो भाई इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट चाहिए गार्डन पी के लिए, देखते हैं। कैरेक्टर दिया है ए वाले, सॉरी कैरेक्टर दिया है पहले कॉलम में, सीड कलर की बात कर रहे हैं। सीड कलर हमें 2 देखने को मिलते हैं, येलो और ग्रीन। यहाँ पर वो बोल रहा है येलो, यानी वो बात कर रहा है डोमिनेंट की। तो डोमिनेंट मुझे होमोजाइगस कैपिटल वाई में मिल जाएगा, और हेटेरोजाइगस कैपिटल वाई स्मॉल वाई में भी मिल जाएगा। हेटेरोजाइगस होमोजाइगस दोनों में अपने आप को शो करेगा कि डोमिनेंट है। तो ये वाला तो सही है, ये वाला ए सही है, हमें इनकरेक्ट चाहिए। पॉड कलर ग्रीन भी दे रहा है वो, तो पॉड कलर 2 तरह के मिलेंगे, पॉट कलर ग्रीन भी मिलेगा, येलो भी मिलेगा। इनमें जो ग्रीन होता है वो डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस कर सकता है, हेटेरोजाइगस में भी कर सकता है। यानी ग्रीन के लिए अगर मैं ग्रीन को जी से लेता हूँ तो कैपिटल जी भी मिल जाएगा और कैपिटल जी स्मॉल जी भी मिल जाएगा, सही बात है। फ्लावर की पोजीशन, 2 तरह के फ्लावर की पोजीशन है, एक है एक्सियल, एक है टर्मिनल। इनमें जो एक्सियल है वो डोमिनेंट ट्रेट है और जो टर्मिनल है वो रेसेसिव है। रेसेसिव हमेशा अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस करता है, यानी होमोजाइगस में तो एक्सप्रेस कर देगा। टर्मिनल के लिए कोई सा भी सिंबल ले लो आप, मतलब स्मॉल ए ले लो, तो टर्मिनल स्मॉल ए में तो कर लेगा, लेकिन कैपिटल ए स्मॉल ए में नहीं कर पाएगा। तो हमें इनकरेक्ट चाहिए, करेक्ट आंसर सी। ये भी देख लेते हैं। पॉड के शेप 2 शेप होते हैं, इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड। जब कॉन्स्ट्रिक्टेड है वो कैसा है, रेसेसिव है। रेसेसिव ट्रेट कायम एक्सप्रेस करेगा अपने आप को ओनली होमोजाइगस कंडीशन में, यानी ये वाला ऑप्शन मतलब ये भी सही दिया है। ये जो डी वाला है ये भी सही दिया है, बी वाला भी सही दिया है, ए वाला भी सही दिया है, और सी वाला गलत दिया है। हमसे गलत ही पूछा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट अगला 106, 106 पर आ जाते हैं। Which one of the following is not correct regarding Mendelian dihybrid cross? कौन सा मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए सत्य नहीं है? तो सबसे पहले वाला देख लेते हैं। द F2 phenotypic ratio 9:3:3:1 होता ही है, मोनो हाइब्रिड का 1:2:1 और ये 9:3:3:1 होता है, ये तो सही बात है। फिर बोल रहा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्रॉस ऑफ द क्रॉस। सही बात है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेस पर 2 लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या लॉ ऑफ रिकॉम्बिनेशन वो डायहाइब्रिड क्रॉस पर ही के वो कंसिडर करके ही एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। तो ये वाली बात भी सही है। F2 generation is obtained from the cross between F1 plants with one of the two parents, one of the two parental plant। नहीं साहब, दोनों ही चाहिए रहेंगे, मुझे सेल्फिंग कराना रहेगी F2 के लिए, तो मुझे एक से काम नहीं चलेगा, नहीं तो गलत बात है। फिर the gametes produced by F1 plants are of 4 types, 1:1:1:1 के रेशियो में। सही बात है, जैसे F2 के गेमेट्स मान लो मैं एक क्रॉस करा रहा हूँ, कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसका करा रहा है स्मॉल आर स्मॉल वाई। इनके गेमेट बनेंगे कैपिटल आर वाई, इसके गेमेट बनेंगे स्मॉल आर वाई, इनको मिलाएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये है F1 जनरेशन। इस वाले को भी देख लो आप यहाँ। तो मुझे जब F2 लेना होगी तो इस जैसा एक पेरेंट और रहेगा, वन थोड़ी चलेगा, वन ऑफ द थोड़ी चलेगा, दोनों पेरेंट लेना पड़ेंगे। तो ये वाला इसलिए ये भी समझ में आता है। दूसरा वो बोल रहा है कि 4 टाइप के गेमेट, तो इसके गेमेट बनाओ, किसके, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के 2 to the power n से भी बना सकते हो आप। ये 2 नंबर ऑफ हाइब्रिड, एक ये 2,
2 टू द पावर 2 यानी 4, 4 टाइप के बनेंगे, 1:1 के रेशियो में बनेंगे। देखो जरा कैसे, ये एक बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, एक बनेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, एक बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये सारे के सारे 1:1:1:1 के रेशियो में बनेंगे। तो सही बात है ये वाली भी। उसने पूछा है नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट के अंदर आ जाएगा सी। 106 में करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 107, 107 देख लेते हैं। वो बोल रहा है 107 के अंदर, अ चाइल्ड विद ओ ब्लड ग्रुप, हिज मदर विद बी ब्लड ग्रुप एंड फादर आल्सो विद बी ब्लड ग्रुप। कोई एक बच्चा है जिसका ओ ब्लड ग्रुप है, उसके पिताजी और माताजी दोनों का बी ब्लड ग्रुप है। द जीनोटाइप ऑफ मदर एंड फादर रिस्पेक्टिवली विल बी, तो पिताजी और माताजी का जीनोटाइप हमको चाहिए। देखते हैं जरा, पिताजी और माताजी का जीनोटाइप देख लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये रहे आपको रिस्पेक्टिव मदर और फादर, तो मान लीजिए अपन इस तरफ ये मदर मेंशन कर देते हैं, इस तरफ ये फादर मेंशन कर देते हैं। मदर का बी ब्लड ग्रुप है और फादर का ब्लड ग्रुप भी बी बोल रहे हैं। इनका जो ऑफ स्प्रिंग है, जो बच्चा होगा, उसका ब्लड ग्रुप वो बोल रहे हैं कि ओ है। ऐसा कब कब पॉसिबल है? कौन कौन से जीनोटाइप होना चाहिए मदर और फादर का जिसके अंदर इस टाइप का ब्लड ग्रुप मिलेगा? देखने के लिए एक एक करके ऑप्शन भी उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पहले वाला ऑप्शन उठा रहा हूँ। इसमें रिस्पेक्टिवली मतलब पहले वाला मदर का दिया है, मदर का है, मदर का जो दिया है वो आई बी, और फादर का जो दिया है वो स्मॉल आई। इसके जो गेमेट बनेंगे वो आई बी वाले बनेंगे एक टाइप के, इसके जो गेमेट बनेंगे स्मॉल आई वाले बनेंगे। इनको और इनको आप मिलाओगे तो ये हो जाएगा आई, जो कि बी ब्लड ग्रुप देगा, जबकि बच्चे का तो वो है। इसका मतलब ये वाली बात तो गलत हो गई, ये गलत हो गया। देन अगला लेते हैं, सेकंड वाला ऑप्शन ले रहा हूं मैं। सेकंड ऑप्शन के अंदर मैं ये ले रहा हूँ, यहाँ तो साफ ही दिख रहा है। अगर आई यानी मदर का और ये भी एक ही टाइप के गेमेट बनेंगे स्मॉल आई, यहाँ पे एक ही टाइप के बनेंगे स्मॉल आई। इनको और इनको मिला होगा स्मॉल आई, ब्लड ग्रुप ओ देखने को मिल रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर मदर का ये वाला जीनोटाइप हो, फादर का ये वाला जीनोटाइप है, तो फिर सॉरी वो बोल रहा है कि इनके बी ब्लड ग्रुप है, तो ये वाला जीनोटाइप तो कभी बी ब्लड ग्रुप देगा ही नहीं, यानी ये तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इधर आओ, सी वाले के लिए आते हैं। ये तो देगा ही नहीं ना, बी ब्लड ग्रुप उसने बोला है मदर का और फादर का बी ब्लड ग्रुप है। इस टाइप के जीनोटाइप से तो बी ब्लड ग्रुप होगा ही नहीं, यानी तो यहीं से खत्म हो गया। तो अगला वाला देखते हैं, एक और ऑप्शन सी वाला करके देख लेते हैं। हाँ, सी वाला देख लेते हैं। वो बोल रहा है मदर का आई बी आई, कुछ गड़बड़ है इसमें, क्योंकि ये चर्चा नहीं होना चाहिए। आई ये वाला अगर मैं मदर का मानूं और आई ये वाला फादर का मानूं, यहाँ से इसको हटाओ, 1 मिनट के लिए इसको इग्नोर कर रहे हैं, ये वाला माने। तो इसमें 2 टाइप के गेमेट बनेंगे, एक बनेगा आई पी और एक बनेगा आई। इसमें भी 2 टाइप के बनेंगे, एक बनेगा आई बी और एक बनेगा आई। ये और ये मिलेंगे, बी ब्लड ग्रुप आएगा, ये और ये मिलेंगे तो भी बी ब्लड ग्रुप आएगा, ये और ये मिलेंगे तो आई मतलब ओ ब्लड ग्रुप आ जाएगा, जबकि उसका तो होना चाहिए ओ ब्लड ग्रुप, यानी ये तो गलत बात है। अब इसको लेके देख लेते हैं एक बार। ये तो सेम ही बात है, इसको देख लेते हैं। आई बी बी ब्लड ग्रुप है, मतलब ये तो सेम ही बात है। एक बार और करके देख लेते हैं इसको। आई बी और आई, और इसका भी आई बी और आई, 2 टाइप के गेमेट, आई बी और आई, इसका भी आई बी और आई। तो ये और ये अगर होंगे तो फिर ओ ब्लड ग्रुप पॉसिबल है, मिलना चाहिए। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि फीमेल का तो बी ब्लड ग्रुप होगा ही, तो जब तक मुझे ये नहीं रखना पड़ेगा बी ब्लड ग्रुप तो आएगा ही नहीं, यानी इससे बी ब्लड ग्रुप फीमेल का आ जाएगा, इससे फादर का भी ब्लड ग्रुप आ जाएगा, और उनके सन की पॉसिबिलिटी से ओ ब्लड ग्रुप आने की, यानी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी एक बार देख लेते हैं, यहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा। एक बार इसे भी देख लेते हैं एक बार, जबकि वो साफ ही दिख रहा है, उसमें देखने की ऐसी बात नहीं, लेकिन फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं
कोई खास बात नहीं इसमें। देखिए क्या हो रहा है, IAIB यानी इसका है IAIB और इसका बोल रहा है वो IAIA, ये तो यही कैंसर हो रहा है। बी ब्लड ग्रुप कभी ये वाला जीनोटाइप दे ही नहीं पाएगा, ये वाला जीनोटाइप भी कभी बी ब्लड ग्रुप दे ही नहीं पाएगा, तो यूं ही गलत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 107 करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो ऐसे एक एक करके आप, और जब ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है तो आपका भी किया जा सकता है। 107 के बाद 108। इन अ नॉर्मल कपल half of the sons are hemophilic while half of the daughters are carrier. The defective gene is located on. इस टाइप के क्वेश्चन में भी वही एक एक करके अपन इनके ऑप्शन को लेते हैं। ए वाला बोल रहा है एक्स क्रोमोसोम ऑफ फादर, तो एक नॉर्मल कपल है, हाफ सन उनके हीमोफिलिक है और हाफ डाटा कैरियर है, तो डिफेक्टिव जीन किन पर लोकेट है? हम एक मिनट के लिए मान रहे हैं कि डिफेक्टिव जीन एक्स क्रोमोसोम फादर के है, तो फादर का ये कॉम्बिनेशन है, मदर का ये वाला कॉम्बिनेशन है। वो बोल रहा है कि वो जो हीमोफिलिक जीन है वो फादर के एक्स पर है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। इसके गैमेट बना देंगे दो टाइप के, ये एक्स एच वाले बनेंगे और वाई वाले बनेंगे। इसमें एक ही टाइप के बनेंगे एक्स वाले, इसको और इसको मिलाएंगे तो ये आ जाएगा एक्स एक्स एच यानी कैरियर, ये वाली बात तो सही जा रही है। और इसको और इसको मिलाएंगे तो एक्स वाई, ये नॉर्मल में आ रहा है, जबकि वो तो बोल रहा है कि हाफ ऑफ द सन हीमोफिलिक होना चाहिए, गलत बात है। तो ऐसा हो नहीं रहा है, कोई सा भी नहीं, सारे के सारे सन ही नॉर्मल है, ये वाली बात तो गलत हो गई। ये वाली डी को देख लेते हैं, डी को देख लेते हैं, डी वाला देख। वन एक्स क्रोमोसोम ऑफ मदर, मदर के एक एक्स क्रोमोसोम पर देखते हैं, फादर, ये फादर और ये मदर, फादर मतलब एक्स वाई, मदर मतलब एक्स एक्स। वो बोल रहा है वन एक्स क्रोमोसोम ऑफ मदर, मतलब ये जो मदर का एक्स क्रोमोसोम, इस पे स्मॉल एच हीमोफिलिक जीन डाल दो। इसके जो गैमेट बनेंगे कौन कौन से बनेंगे? वो बनेंगे 50% एक्स वाले, 50% वाई वाले। इसमें भी जो बनेंगे कौन कौन से बनेंगे? एक्स वाले और एक्स एच वाले बनेंगे। इसको और इसको मिलाओगे तो एक्स एक्स की फीमेल बन रही है, और इसको मिलाओगे तो एक्स एक्स एच की फीमेल बन रही है। दोनों में से एक फीमेल कैरियर है, वो बोल रहा है कि हाफ ऑफ द डॉटर्स आर कैरियर। हाँ हो रही है, ये वाली बात सही है। इधर आ जाओ, इसको और इसको मिलाओगे तो एक्स वाई का मेल बनेगा, और इसको मिलाओगे तो एक्स एच और वाई का मेल बनेगा। यानी ये जो हीमोफिलिक सन पैदा होंगे इसके 50% दो में से एक, तो वो बोल रहा है हाफ ऑफ द डॉटर, हाफ ऑफ द सन्स आर हीमोफिलिक। हाँ, इन दोनों में से आधे यानी एक हीमोफिलिक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बी वाला। और भी करके देख लेते हैं, अगला ये भी देख लेते हैं और करके, अगले ऑप्शन को भी करके देखते हैं। वाई क्रोमोसोम ऑफ फादर, तो ये फादर का ये एक्स वाई और ये मदर का एक्स एक्स। पहली बात तो हीमोफिलिक जीन वाई क्रोमोसोम पर होता ही नहीं है, तो ये तो यही खत्म हो जाएगा। बोथ एक्स क्रोमोसोम ऑफ मदर, तो मदर के दोनों एक्स क्रोमोसोम पर करके देख लेते हैं, बोथ एक्स क्रोमोसोम ऑफ मदर करके देख लेते हैं। ये मदर के दोनों एक्स क्रोमोसोम पर कर दिया, और कर दिया तो जैसे ही आप दोनों पर कर दोगे वैसी ये हीमोफिलिक मदर हो जाएगी। अब ये नॉर्मल कपल बचेगा ही नहीं ना, इसलिए आगे बढ़ ही नहीं सकते यहाँ पर भी, ये भी गलत बात है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। डिस्कशन तो ऐसी होगा, सब सारे के सारे ऑप्शन देखना पड़ेंगे, हम सीखने भी निकले हैं और करने भी निकले हैं। 109 109 फाइंड आउट द गिवन बिलो पेडिग्री चार्ट। एक पेडिग्री चार्ट दिया है, उसमें जानना चाह रहे हैं वो कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट का है, ऑटोसोमल रिसेसिव का है, या मैटरनल इनहेरिटेंस का है, कि पैटर्नल प्लास्टिक इनहेरिटेंस का है। तो पहले एक एक करके, पेडिग्री में वैसे एलिमिनेशन की मेथड बहुत अच्छी होती है, एलिमिनेट करते चलना चाहिए जिससे आसानी होती है। जैसे मैटरनल इनहेरिटेंस किसको बोलेंगे यार? माँ से बच्चों में आए, लेकिन यहाँ पर तो फादर में भी है, फादर में भी है, मदर फादर सब में है। तो मैटरनल इनहेरिटेंस, जैसे मैटरनल इनहेरिटेंस का मतलब ये होगा जैसे प्लास्टिड वाला, तो प्लास्टिड हमेशा एक जैसे ऑफस्प्रिंग में जाता है, तो यहाँ तो ऐसा दिख नहीं रहा है, इसलिए मैटरनल इनहेरिटेंस तो हो नहीं सकता ये। वो प्लास्टिड इनहेरिटेंस उसी का एग्जांपल है, नहीं दोनों बात खत्म हो गई। अब बच रहा है ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव। तो अपन समझ कर बैठे हैं कि जब डोमिनेंट वाला इनहेरिटेंस होता है उसके अंदर जनरेशन स्किप नहीं होती है। देखो इस जनरेशन में इसके ऊपर वाले जनरेशन में भी है, इस जनरेशन में इसके ऊपर वाले जनरेशन में भी है,
यानी जनरेशन स्किप नहीं हो रही है, इसका मतलब ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, जबकि ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर जनरेशन स्किप हो जाती है। इसे क्रॉस चेक भी करके देखना चाहिए हमको कि क्या वाकई ऐसा है भी। तो देखते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट है भी क्या, ये करके देखते हैं। तो देखिए सिंपल, ऑटोसोमल डोमिनेंट अपने आप को कब कब एक्सप्रेस कर देगा, जब वो कैपिटल ए भी हो जाए या कैपिटल ए स्मॉल ए भी चलेगा। तो जिस जिस जगह पर अनशेडेड है उस जगह पर तो स्मॉल ही आएगा। रेसेसिव तभी तो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, ये वाला हो जाएगा स्मॉल है, जितने भी रेसेसिव है सारे के सारे स्मॉल ए से बदल दो, ये सब स्मॉल, ये सब आंख बीच के स्मॉल ही रहेंगे। ये वाले कैपिटल ए भी हो सकते हैं और कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकते हैं, लेकिन ये कैपिटल ए स्मॉल ए ही होगा। क्यों? क्योंकि ये भी मुझे कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए लेना पड़ेगा। यहाँ चूंकि स्मॉल है, एक स्मॉल ए मुझे इधर से चाहिए, एक स्मॉल ए मुझे इधर से चाहिए, होगा तो ही दे पाएंगे। तो ये वाला रहेगा तो दे पाएगा, ये वाला रहेगा तो दे पाएगा नहीं। ये नहीं बैठा है बिल्कुल फिट, जो इसके लिए सत्य। अब यहाँ पर आ जाओ, ये कैसा हो सकता है? कैपिटल ए भी हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है। आपका दिल करे तो इसे कैपिटल ए मान लो, तो एक कैपिटल ए इधर से, ये वाला लिया आपने, एक कैपिटल इधर से मिल सकता है, एक इधर से मिल जाएगा, सही बात है। या कैपिटल ए स्मॉल ए मानोगे तो एक कैपिटल ए इधर से मिल जाएगा, तो स्मॉल ए इधर से भी मिल सकता है, चल जाएगा। ये वाला सारा का सारा जस्टिफाइड है। इधर आ जाओ, ये स्मॉल ए होना ही चाहिए। ये फिर कैसा होना चाहिए? कैपिटल ए स्मॉल ए ही होना चाहिए। क्यों? तभी तो हम एक स्मॉल ए इधर से दे पाएंगे, इधर से दे पाएंगे। ये माना कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए। अब ये कैपिटल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फिर मुझे कैपिटल इधर से चाहिए रहेगा, वहां है नहीं। कैपिटल स्मॉल ए हो सकता है क्या? हाँ, स्मॉल ए में इधर से ले लूंगा, कैपिटल ए में इधर से ले लूंगा, ये भी जस्टिफाइड है, सही बात है। यहाँ पर देख लो, ये दोनों स्मॉल ए और सबके सब स्मॉल है। यहाँ से एक स्मॉल ए मिल जाएगा, इधर से मिल जाएगा, ऐसे इसमें भी एक इधर से मिल जाएगा, ऐसे एक इधर से मिल जाएगा, सारा का सारा जस्टिफाइड है। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस। तो पहले हम एनालिसिस करेंगे, एलिमिनेट वाले मेथड लेंगे, क्या नहीं हो सकता, जो हो सकता है उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स है, कुछ प्रिंसिपल्स है, उनको फॉलो करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने फॉलो किया कि जो डोमिनेंट ट्रेट है वो जनरेशन स्किप नहीं करता, यहाँ पर जनरेशन स्किप नहीं हो रही थी, इसलिए हमने एज्यूम किया था कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है, और बाद में उसके जीनोटाइप की मदद से देख भी लिया कि वाकई ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि नहीं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 109 के बाद 110, 110 में क्या बोल रहा है वो? रेड एंड टॉल डोमिनेंट कैरेक्टर हाइब्रिड प्लांट when crossed with recessive white dwarf plant, what will be the ratio of respective 4 combination? 4 कॉम्बिनेशन दी है अगली जनरेशन के, करके देखेंगे इसको। अच्छा क्वेश्चन है। रेड एंड टॉल डोमिनेंट कैरेक्टर हाइब्रिड प्लांट, तो रेड और टॉल। तो रेड के लिए मैं कैपिटल आर स्मॉल आर ले लूंगा, और टॉल के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी ले लूंगा। क्यों कैपिटल आर क्यों नहीं लिया? वो बोल रहा है डोमिनेंट कैरेक्टर हाइब्रिड प्लांट दिया, ये हाइब्रिड है, प्योर नहीं है, हाइब्रिड प्लांट। व्हेन क्रॉस्ड विद रिसेसिव व्हाइट फ्लावर, तो उसने दे भी दिया। अगर ये नहीं भी बोलता, ये नहीं भी देता, तो फिर हमें यही कंसिडर करना था, लेकिन बोल दिया तो बहुत अच्छी बात है। स्मॉल आर और स्मॉल टी इससे क्रॉस कराया। What will be the ratio of respective 4 combination? तेरे को कौन से 4 कॉम्बिनेशन चाहिए? मुझे एक रेड टॉल वाला चाहिए, एक रेड ड्वार्फ वाला चाहिए, एक व्हाइट टॉल वाला चाहिए, और एक व्हाइट ड्वार्फ वाला चाहिए अगली जनरेशन में। ठीक है, तो पहली बात तो ये है, इस तरह के क्वेश्चन में ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, अच्छा तरीका वही है कि इसे मोनो हाइब्रिड प्रोसेस में तोड़ा जाए। तो अपन मोनो हाइब्रिड क्रॉस में इसको तोड़ना है। जैसे मुझे रेड और टॉल वाला चाहिए, तो फिर मैंने ये जो रेड वाला फीचर है, ट्रेट है, मैं इसका क्रॉस कराऊंगा। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका करा रहा हूँ स्मॉल आर से। इसके 2 टाइप के गैमेट बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर, यहाँ पर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो यहाँ पर बनेगा स्मॉल आर। और यहाँ पर एक ही टाइप के बनेंगे स्मॉल आर वाले, ये और ये मिलेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये वाले मिलेंगे तो स्मॉल आर। मुझे चाहिए रेड, मुझे रेड चाहिए इसके अंदर से, तो इन दोनों में से ये वाला व्हाइट रहेगा, ये वाला रेड रहेगा, यानी 2 में से एक 1/2, तो 1/2 मुझे मिल रहा है रेड। टॉल वाला निकालना है तो अब मैं ये वाले को कंसीडर करूंगा, हाइट को कंसीडर करूंगा। अब हाइट वाला कंसीडर कर रहा हूँ, हाइट वाला कंसीडर कर रहा हूँ।
ये कलर ले लो, मैंने इनकी और इनकी बात कर रहा हूँ, क्लियर हुई। कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस कराया स्मॉल टी, इसके दो टाइप के गिमिट बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके एक ही टाइप के बनेंगे स्मॉल टी। इसको मिलाया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको मिलाया तो स्मॉल टी। मुझे चाहिए टॉल, ये तो है डॉर्फ, ये है टॉल, दो में से एक यानी 1/2, तो ये 1/2 फिर मेरे मिल जाएंगे टॉल। मल्टीप्लाई करो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में तोड़ा है, उनका मल्टीप्लिकेशन करो, रिजल्ट आ जाता है। ये मुझे मिल जाएंगे 1/4, 1/4 मुझे क्या मिल जाएंगे, रेड टॉल, ये मुझे मिल जाएंगे 1/4। इसी तरह से रेड और डॉर्फ की बात कर लेते हैं। तो देखो आप, रेड तो अभी मिले थे हमें 1/2, ये वाले रेड तो अभी मिल गए थे 1/2, और डॉर्फ तो ये देखो डॉर्फ भी है 1/2, डॉर्फ भी 1/2 है, तो ये हो जाएगा 1/4, यानी ये भी हो जाएगा 1/4, मतलब ये वाला भी जो है ये 1/4 हो जाएगा। व्हाइट और टॉल की बात कर लें, तो टॉल तो अपने को दिख ही रहा है 1/2 होता है, भाई इसी का क्रॉस कराओगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में तोड़ोगे, तो टॉल तो हो जाएगा 1/2। और क्या चाहिए आपको, व्हाइट। इससे पहले जो रेड में अपनों ने किया था, तो 50% अगर रेड थे तो फिर 50% इसमें व्हाइट थे, यानी 1/2 व्हाइट भी थे, तो 1/2 ये भी हो जाएगा 1/4, ये भी हो जाएगा 1/4, यानी ये वाले भी व्हाइट और टॉल भी मुझे 1/4 मिलने वाले हैं। व्हाइट और डॉर्फ, ये डॉर्फ वही 1/2 है, डॉर्फ 1/2 है, और व्हाइट अब यार देखा अपना 1/2 भी रहते हैं, तो ये भी हो जाएगा 1/4, यानी ये वाले भी मुझे मिल जाएंगे 1/4। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, ये वाला तो गलत हो जाएगा, 9 3 वाला, ये तो गलत ही हो जाएगा, नहीं तो दो जगह 0 बता रहा है, ये वाला भी गलत हो जाएगा, एक जगह 0 बता रहा है। 4:4:4:4, एक काम करो 16 से इसे मल्टीप्लाई कर दो सबको, इसे 16 से मल्टीप्लाई करा तो ये 16, यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, टेबल पढ़ेंगे 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, तो हो जाएगा 4:4:4:4, ये था करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगर ये 4:4:4:4 नहीं भी देता, वैसे तो इसलिए देना चाहिए था क्योंकि डायबिट क्रॉस के अंदर ऐसे 16 कॉम्बिनेशन बनते हैं मेरे पास, तो उन 16 में से 4 ऐसे 4 ऐसे 4 ऐसे 4 ऐसे, लेकिन अगर सिंपल रेशो 1:1:1 दे देता तो फिर हम उसे कंसिडर कर सकते थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन 110 के बाद में 111, वन ऑफ द सेलिएंट फीचर नॉट इंक्लूडेड डबल हेलिक्स हेलिकल स्ट्रक्चर, हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, कौन सा इनमें से इंक्लूड नहीं किया गया है डीएच मॉडल के लिए। द बैकबोन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय शुगर फॉस्फेट, सही बात है, एंड द बेसिस प्रोजेक्ट आउटसाइड, नहीं साहब, बेसिस प्रोजेक्ट इनसाइड, अंदर की तरफ होना चाहिए, यहाँ पर ये गलत बात, इसलिए ये ऑप्शन तो गलत हो गया। हमें उसने नॉट ही पूछा था तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे, लेकिन दूसरे भी देख ही लेते हैं। द बेसिस इन टू स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, सही बात है, हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबिलिटी आएगी, दो स्ट्रैंड बन जाएंगे। फॉर्मिंग बेस पेयर, एडेनिन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विथ थाइमिन, हाँ एडेनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है, बोला है उसने, सही बात है। फॉर्म फ्रॉम अपोजिट स्ट्रैंड एंड वाइस वर्सा, सही बात है, इस स्ट्रैंड में अगर एडेनिन होगा तो इस स्ट्रैंड में थाइमिन होगा अपोजिट एंड के, ये वाली बात तो सही है। सी भी देख लेते हैं, द टू चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी एंड कॉइल्ड इट राइट हैंडेड फैशन, एंटी पैरेलल पोलैरिटी अगर ये 3' to 5' है तो फिर ये हो जाएगा 3' to 5' इस तरफ हो जाएगा, एंटी पैरेलल होते हैं, सही बात है, ये भी फीचर है डीएच मॉडल का। द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर एंड देयर आर रफली 10 बेस पेयर इन ईच टर्न, तो सही बात है, ये जो डीएनए का तो पिच किसको बोलते हैं, एक 360 डिग्री से जो रोटेट किया गया पिच, यानी मान लीजिए कोई एक जैसे ये पिच देख लेते हैं पर, फॉर एग्जांपल ये लिट का ये पार्ट जो मेंशन किया था, मैं इसे खोल रहा हूँ, तो खोल कर मैंने इसे 360 डिग्री से घुमाया, वापस वहीं लेकर आया, इस दौरान इसने एक डिस्टेंस कवर की है, इस डिस्टेंस को पिच कहते हैं। तो इसी पिच के अंदर यानी यहाँ से यहाँ तक मेरे पास 10 बेस पेयर हो जाएंगे इस तरफ से, सही बात है ये वाली भी, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ रहेगी वो रहेगी 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम, तो ये वाली बात भी सही है, रॉन्ग पूछा था, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ, 111 के बाद में 112 112, सेलेक्ट द 2 करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द 4, ए ऑलरेडी दिए हैं, 2 करेक्ट चुनना है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बाइंड विद रिप्रेसर एंड इनएक्टिवेटेड, नहीं साहब,
ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, नहीं वो तो लैक्टोज बाइंड करता है, ये तो गलत बात है। लैक्टोज बाइंड करता है तो गलत बात है। इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज द प्रेशर बाइंड विद द ऑपरेटर रीजन, और उसी से फिर आगे प्रोसेस नहीं होने देता, यानी ये सही बात है। द जेड जीन कोड फॉर परमियस, नहीं साहब, जेड तो बीटा गैलेक्टोसिडेज के लिए होता है, ये गलत बात है। दिस वाज एलुसिडेटेड बाय फ्रांसिस जेकब एंड जैक मोनार्ड, हाँ सही बात है, जेकब एंड मोनार्ड ने दिया था, तो सही पूछा है, यानी बी और डी, बी और डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 113 द रिपीटेटिव डीएनए आर सेपरेटेड फ्रॉम बल्क जीनोमिक डीएनए एज डिफरेंट पीक ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, सही बात है, इसी तरह से अलग ही करते हैं उनको, ये वाला तो सही अलग करते हैं, सही बात है। रीजन बोल रहा है द बल्क डीएनए फॉर्म अ माइनर पीक एंड द अदर मेजर पीक्स आर रेफर्ड टू सेट, नहीं उल्टा, मेजर पीक बनाता है, ये गलत बात है। तो एजर्शन करेक्ट है और रीजन नॉट करेक्ट है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 114 Roquefort cheese are ripened by the following specific organism which gives a particular flavor, तो ये पेनिसिलम रॉकफोर्टाई, उससे ये फ्लेवर आता है, और पेनिसिलम यानी फंजाई की बात हो रही, तो बैक्टीरिया नहीं आएगा इसमें, बैक्टीरिया नहीं है, जैसे स्विस चीज के लिए था बैक्टीरिया, लेकिन यहाँ नहीं, ये तो रॉकफोर्ट चीज का बोल रहा है, साइनोबैक्टीरिया भी नहीं, एक्टिनोमाइसिटिस भी नहीं, फंजा आ जाएगा। पेनिसिलम कौन सा था ये, रॉकफोर्टाई, रॉकफोर्ट फ्लेवर, तो पेनिसिलम रॉकफोर्टाई, और अगर ऐसे केमेम्बर्ट चीज होता तो पेनिसिलम केमेम्बर्टाई हो जाता, वो भी फंजाई था। 114 के बाद 115, 115 देख लेते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ये कुछ स्टेटमेंट दिए, इनमें से करेक्ट वाला चुनना है, एक एक करके देख लेते हैं। पहले बोल रहा है एस्परजिलस नायगर इस बैक्टीरियम, ये गलत बात हो गई, एस्परजिलस नायगर फंजा है, ये तो गलत। बी वाले में देखते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेस इज यूज्ड एज ए क्लॉट बस्टर, हाँ क्लॉट बस्टर ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने का काम करता है, सही बात है। मोनेस्कस परपुरस रिस्पांसिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ लार्ज होल स्विस चीज, नहीं साहब तो स्टेटिन देता है मोनेस्कस परपुरस, गलत बात है, लोअरिंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल। टॉडी इज मैन्युफैक्चर्ड बाय लैक्टोबैसिलस, बिल्कुल गलत बात है, लैक्टोबैसिलस तो वो मिल्क से कर्ड बनाने वाले हैं, ये तो गलत बात है टॉडी वाला, तो करेक्ट आंसर चाहिए उसे, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 116 मैच द फॉलोइंग है, देखते हैं। सिंगल सेल प्रोटीन का एग्जांपल स्पाइरुलिना है, वाइन बायो फर्टिलाइजर और आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, तो ये मोनेस्कस परपुरस ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला एजेंट है। बायो फर्टिलाइजर के अंदर आ जाएंगे आपके राइजोबियम, और वाइन में आ जाएगी बीवरेजेस, फर्मेंटेड बीवरेज, यानी एक में डी, एक में डी, एक में डी, सेकंड में सी, सेकंड में सी, सेकंड में सी, थर्ड में डी, थर्ड में बी, थर्ड में ए, गलत, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 116 के बाद 117 विच इज फॉल्स अबाउट एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए, इनमें से देखना है कौन सा गलत है, देखते हैं। द टर्म वाज कॉइन्ड बाय साल्मन वेक्समैन, साल्मन वेक्समैन ने दी थी ये टर्म, सही बात है। एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म, हाँ माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए। एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक ऑफ पेनिसिलिन वाज एस्टैब्लिश्ड मच लेटर बाय चेन एंड फ्लोरेज, सही बात है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज जरूर लिया था, लेकिन इसका कमर्शियल लेवल पर इफेक्टिव जो एंटीबायोटिक बनाए थे वो फ्लोरे और चेन ने बनाए थे, जो वर्ल्ड वॉर में अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट करने में मदद मिली थी, सही बात है। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेस विच एनहांस द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब, पागल हो रहे हैं क्या, जो एनहांस कराएंगे तो लेंगे गाय के लिए, आप तो कम कराना चाहेंगे, ये गलत बात है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 118 बायोगैस कंटेंट, बायोगैस के अंदर क्या क्या मिल जाएगा, तो मीथेन तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है ही बायोगैस का, यानी मीथेन मुझे यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता। सेकंड इथाइल अल्कोहल को तो फर्मेंटेशन पर ये खत्म हो जाएगा। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस, बिल्कुल नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड हाँ, हाइड्रोजन नाइट्रोजन H2S, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर बन जाएगी तो पॉइजनस गैस होती है, तो दिक्कत आ जाएगी। अगला, how much energy of PAR photosynthetically active radiation captured by the plant which sustain the entire living world, हाँ मात्र 2 से 10% ही काम आती, करेक्ट आंसर बी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। 121 120 सॉरी 120 किया
119 के बाद 120। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस एक्सप्लेन दैट। तो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस क्या एक्सप्लेन कर रही है देखते हैं। एरिया रिच इन बायोडाइवर्सिटी है हाई प्रोडक्टिविटी। नहीं ये तो गलत बात है, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस कौन करेगा ये वाला। स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल। ये बात सही है, लेकिन रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस नहीं है ये। एक्सक्यूज मी। एरिया रिच इन एंडेमिक स्पीशीज माइट बी साइट ऑफ एक्टिव स्पेसिएशन, ये भी रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस का पोस्टुलेट नहीं है। लॉस ऑफ कीस्टोन स्पीशीज अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम सीवियरली। वही कि अगर कभी एरोप्लेन में से बहुत इंपॉर्टेंट पॉपेट रिवेट हटा लिए जाएंगे तो फिर बहुत भयंकर नुकसान हो सकता है। ये था रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। करेक्ट आंसर डी। 121 एजरसन में बोल रहा है pyramidum biomass is always upright for tree ecosystem। तो ट्री इकोसिस्टम में pyramidum biomass always upright रहेगा। मान लो ट्री इकोसिस्टम में कोई एक ट्री उसका ही बायोमास है, ठीक है, तो उसमें जो हर्बिवोर होंगे उनका बायोमास दिन से कम ही होगा। pyramidum always upright in tree, बिल्कुल सही बात है। उन पर जो कार्निवोर रहेंगे उनका भी बायोमास कम ही होगा। जैसे एक ट्री है, बनियान ट्री बहुत बड़ा सारा है, मान लो एक मिनट, हालांकि इसको कंज्यूम करने वाले या ट्री को कंज्यूम करने वाले जो हर्बिवोर रहेंगे उनका नंबर कुछ रहेगा, लेकिन उनका बायोमास इसके मुकाबले कम रहेगा। इनको कंज्यूम करने वाले उनका नंबर और कम रहेगा और बायोमास भी कम रहेगा। तो ऐसा ऑलवेज स्टेडी होने वाला है, ये तो सही बात है। रीजन टोटल बायोमास ऑफ ट्री इन अ स्पेसिफिक एरिया इज मोर देन दैट ऑफ हर्बिवोर। सही बात है, जितने ट्री होंगे उनका बायोमास अगर ले लोगे उस एरिया में जितने हर्बिवोर है उससे तो ज्यादा ही होगा। दोनों ट्रू और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 21 के बाद 22 इकोलॉजिकल पिरामिड एकोमोडेट्स फूड वेब। नहीं साहब, ये इकोलॉजिकल पिरामिड का ड्रॉबैक था, वो फूड चेन को एकोमोडेट करता था, फूड वेब को एंटरटेन नहीं करता था, तो गलत बात है। सेकंड बोल रहा है मोस्ट ऑफ द पिरामिड इन मोस्ट इकोसिस्टम्स आर अपराइट। सही बात है, जैसे एनर्जी का तो ऑलवेज अपराइट है, और इसके अलावा दूसरे भी जैसे अभी हमने देखा अपराइट है, तो मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम में मोस्ट ऑफ द पिरामिड इकोसिस्टम अपराइट होते हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 123 ये अपने कहाँ का है देख लेते हैं। इन मंथ ऑफ जनवरी साइबेरियन क्रेन माइग्रेट फ्रॉम रशिया टू इंडिया फॉर ब्रीडिंग के लिए क्या सर्वे वाज डन, एक सर्वे किया गया था। टिल दिसंबर द टोटल पॉपुलेशन ऑफ साइबेरियन क्रेन 120, टोटल पॉपुलेशन 120 है, 120 1200 है, सॉरी 1200 है टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। नंबर ऑफ बर्थ यानी वही बर्थ मतलब आने वाले, डेथ मतलब जाने वाले, तो नंबर ऑफ बर्थ 400 है, नंबर ऑफ डेथ पे 400 है, यानी तो बराबर हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नंबर ऑफ क्रेन्स इमिग्रेट और एमिग्रेट, एमिग्रेट वाले निकल गए और इमिग्रेट वाले आ गए, तो ये भी 600 है, 600, ये भी 600 है, ये भी बराबर ही, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो 1200 ही बचेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 123 के बाद नेक्स्ट आ रहा है 124 124। सीड्स ऑफर सेवरल एडवांटेजेस टू एंजियोस्पर्म। सीड के बहुत सारे एडवांटेज हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर दिस। कौन सा एडवांटेज नहीं है, यानी कौन सी बात सही नहीं है, पहले वाला देखते हैं। सीड्स हैव बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटेजीज फॉर डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट, बिल्कुल सही बात है, बेटर एडेप्टेबिलिटी है नए हैबिटेट के लिए, ताकि वहां पर ये ठीक से रह पाएगा, बेटर एडेप्टिविटी स्ट्रेटेजी देता है, सही बात है। सेकंड वाला है द हार्ड सीड कोट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू यंग एम्ब्रियो, बिल्कुल सही बात है, सीड कोट तो नहीं बनाता, टेरिडोफाइट के अंदर रिसिन सीड नहीं बन पाता है, नहीं सही बात है। सीड फॉर्मेशन इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन वाटर, नहीं ये तो गलत बात है, हमेशा पानी पर डिपेंड थोड़ी रहेगा। सीड्स आर प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन, हाँ है। दस दे जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन, बिल्कुल सही बात है, ये भी एक फायदा है उसका। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 125 which of the following flowers often have single ovule in each ovary and numerous flowers packed into an inflorescence। ये विंड पॉलिनेटेड प्लांट का फीचर है, जिनमें विंड से पॉलिनेशन होगा उसके अंदर ऐसा होता है। करेक्ट आंसर डी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई खास बात नहीं है। 126 which of the following statement is correct about polygenic inheritance। polygenic inheritance के लिए क्या सही है देख लेते हैं।
इन पॉलीजीन इनहेरिटेंस वन जीन रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ मेनी कैरेक्टर, नहीं ये तो प्लीयोट्रॉफिज्म का एग्जांपल है, गलत बात है। क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स विच आर रेगुलेटेड बाय पॉलीजीन, क्वालिटेटिव नहीं वो तो क्वांटिटेटिव होता है, ये भी गलत बात है। Beside the environment, multiple genes, polygenic inheritance also takes into account the influence of environment. Environment का क्या लेना देना है, वो चाह क्या रहा है, करेक्ट चाह रहा है, हाँ हाँ। तो beside the environment of multiple gene, polygenic inheritance also takes into account the influence of environment. For example, जैसे स्किन का कलर, बहुत डार्क कलर का स्किन का जीन उसके पास है, लेकिन ऐसे एनवायरमेंट में रहने से थोड़ा कूल ठंडा शेडी प्लेस है, तो वहाँ पर उनकी स्किन उतनी डार्क नहीं रहेगी ना, एनवायरमेंट फर्क तो पड़ेगा, यानी ये वाली बात सही है। डी भी देख लेते हैं, ह्यूमन स्किन कलर इज एन एग्जांपल ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टर, क्वालिटेटिव नहीं है वो क्वांटिटेटिव, ये गलत बात है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 127 ये मैच द कॉलम है, देख लेते हैं जरा कैसे मैच द कॉलम। एक्स और एक्सोटाइप, एक्स एक्स एक्सोटाइप ये ग्रास हॉपर भी देखने को मिलता है। एक्स 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 वाई मेथड से डिटर्मिनेशन, इसके अंदर टर्नर सिंड्रोम में तो ये आ जाएगा आपका। एक्स 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 वाई के अंदर फीमेल हेटेरोगैमेटिक नहीं, फीमेल होमोगैमेटिक होती है इसके अंदर, और जेड डब्ल्यू मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर फीमेल हेटेरोगैमेटिक होती है, यानी ए के अंदर थर्ड, ए के अंदर थर्ड एक ही में दिया, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 127 के बाद 128, 128। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन इज गुड एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हाँ भाई, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जांपल हैं ये, स्नैपड्रैगन मिरेबलिस अलापा इस टाइप के एग्जांपल हैं। द allele IA and IB produce a slightly different forms of lipid, हमें चाहिए क्या, करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो allele IA and IB produce a slightly different form of lipid, डिफरेंट फॉर्म ऑफ लिपिड नहीं है बल्कि शुगर है, ये गलत बात हो जाएगी लिपिड के कारण। फिर बोल रहा है स्टार सिंथेसिस जीन इन पी इज कंट्रोल्ड बाय 2 जीन, हाँ कैपिटल बी स्मॉल बी से कंट्रोल करता था, ये वाली बात सही है। डी में बोल रहा है वो, आपको क्या चाहिए, हमें कैपिटल बी, ए की बी जीन कंट्रोल करता है। फिर बोल रहा है डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ जीन, dominance is not an autonomous feature of gene if more than one phenotype is influenced by same gene. The dominance is not an autonomous feature of gene if more than one phenotype is influenced by same gene. नहीं ऐसी बात नहीं है, हाँ मतलब dominance is not an autonomous feature of gene, dominance किसी जीन का autonomous feature खुद से नहीं है if more than one phenotype is influenced by same gene। ऐसा हो सकता है एक से ज्यादा, more than one phenotype influenced by same gene, एक ही जीन एक से ज्यादा फिनोटाइप को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो ऑटोनॉमस नहीं है, तो ये करेक्ट बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ए और डी करेक्ट है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 128 by 129, if a DNA contains 13 coiling turns then it may contain how many nucleotide in a strand। तो देखते हैं जरा इसको, ऐसे 13 टर्न बोल रहा है, तो अपन तो पहले ये ऐसे तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक टर्न, इसके अंदर 10 बेस पेयर है, ठीक है। ए से मुझे 13 है तो 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएंगे 130 बेस पेयर। वो बोल रहा है 13 कॉइलिंग, यानी एक कॉइल ऐसे 13 कर दिया। इट में कंटेन हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड इन अ स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड में कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे, इतने बेस पेयर है तो एक तरफ इतने न्यूक्लियोटाइड होंगे, तो 130 न्यूक्लियोटाइड रहेंगे, करेक्ट आंसर ए। और अगर मान लो ये आपसे बेस पेयर के बजाय हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड, अगर ये स्ट्रैंड नहीं बोलता तो फिर ये दुगने करना पड़ जाता है हमें, क्योंकि इस स्ट्रैंड के 130 होते और इस स्ट्रैंड के 130 बेस होते, बेस पेयर की बात होती थी इतने होते। और अगर उसने न्यूक्लियोटाइड पूछा है तो फिर हमें अलग अलग कंसिडर करना पड़ता, फिर उसमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, थोड़ा लैंग्वेज देखना पड़ेगी। 129/30 वो बोल रहा है इन मेसलसन स्टाइल एक्सपेरिमेंट द ई कोलाई सेल विद हेवी डीएनए इज कंटिन्यूअसली ग्रोन फॉर 3 जनरेशंस इन नाइट्रोजन 14 कंटेनिंग मीडियम, लाइट मीडियम के अंदर करा। द रेशियो ऑफ 15-15 14-15 और 14-14 कंटेनिंग डीएनए इन द थर्ड जनरेशन वुड बी, करके देखते हैं इसको, सिंपल सी बात है।
इन मिसल्स ने स्टार्ट एक्सपेरिमेंट इक्वलाइज सेल्स विद हेवी डीएनए, हेवी डीएनए वाला है तो कराते हैं हेवी डीएनए वाला, मतलब ये हेवी डीएनए वाला मतलब ये 15 वाला और ये 15 वाला, ये हेवी डीएनए वाला है 15 वाला, कंटिन्यूसली ग्रो फॉर 3 जनरेशन इन N14 मीडियम। इसे N14 वाला यानी लाइट मीडियम में करो, इसे ओपन करो, ये ओपन किया, ये 15 वाला अलग हुआ, 15 वाला अलग हुआ और इसके साथ 14 वाले बन जाएंगे, ये 14 वाले बन जाएंगे क्योंकि इस मीडियम में डाला है इसको, ये हो जाएगी, ये पहली जनरेशन। 3 जनरेशन के लिए करना है, सेकंड जनरेशन फिर होगी तो ये सब खुलेंगे, तो मैं बनाते सिंपल लिख देता हूँ, ये 15 वाला खुला और ये 14 वाला खुला, ऐसे ये 15 वाला खुलेगा और ये 14 वाला खुल जाएगा। इनमें लाइट वाले मीडियम में हम इन्हें ग्रो कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक जो स्टैंड बनेगा 14 वाला बनेगा, यहाँ पे 14 वाला बनेगा, यहाँ पे 14 वाला बनेगा, यहाँ पे 14 वाला बनेगा, ये हो जाएगी 2 जनरेशन। थर्ड जनरेशन के लिए इन सबको फिर खोल दो, तो ये 15 वाला खोला और 14 वाला खोल दिया, फिर उधर 14 वाले दोनों खोल दिए, फिर उधर 15 वाले दोनों खोल दिए, फिर उधर 14 वाले दोनों खोल दिए, ऐसे सब खोल दिया। अब इनके साथ 14 वाले और जोड़ते हैं, 14 वाले और जोड़ दो, इसके साथ 14, यहाँ भी 14, यहाँ भी 14, सब जगह 14 रहेगा। क्यों? क्योंकि 14 वाले मीडियम में ग्रो कर रहे हैं। अब उसने पूछा है 15 वाले कितने हैं, तो ये वाला कौन सा है 15 वाला, ये 14 वाला, ये 15 वाले, ये सब 14 वाले, यानी 15 वाले तो 0 है ही नहीं, यानी शुरुआत में 0 मुझे यहाँ भी देखने को मिल रहा है और शुरुआत में 0 मुझे यहाँ भी देखने को मिल रहा है, ये तो गलती हो जाएगी ये तो। फिर बोल रहा है वो 14-15 वाले, तो 14-15 वाले मुझे 1 और 1 2 देखने को मिल रहा है, 14-15 वाले मुझे 2 देखने को मिल रहा है। फिर बोल रहा है वो, तो यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, इसलिए भी डिसाइड नहीं कर सकते। 14 वाले 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 देखने को मिल रहा है, ये वाले मुझे 6 देखने को मिल रहा है, तो 0:2:6, यहाँ पर 0:1 और 0 है, तो एक काम करो 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो 0 upon anything equal to 0, यानी इससे भी 2 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, इसे भी 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, इसे भी 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3, तो 0:1:3 करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ऐसे सिंप्लीफाई करके उसने एक ही क्वेश्चन में 1-2 चीजें दे दी है, सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा इसको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 131, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली, ये कुछ स्टेटमेंट दिए हैं केयरफुली पढ़ो, पढ़ते हैं। RNA polymerase transiently associated with initiation and terminate the transcription, सही बात है, इनिशिएशन टर्मिनेशन भी आएगा, मतलब उन फैक्टर्स के साथ जुड़कर, ये करेक्ट बात है। हाँ ये तो करेक्ट बात है। The actual structure, in actual structure the tRNA is a compact molecule which look like clover leaf, नहीं साहब inverted L shape दिखता है, गलत बात है। The UTR present at both 5' end after start codon, 3' end before stop codon, 5' और 3' के तरफ होते तो है लेकिन बिफोर स्टार्ट और आफ्टर स्टॉप होते हैं, ये गलत बात, उल्टी बात लिखी। डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो इनटू एडल्ट ऑर्गेनिज्म आर आल्सो रिजल्ट ऑफ द कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन ऑफ सेवरल सेट ऑफ जीन, सही बात है, धीरे धीरे करके जीन्स कुछ बंद होते जाते हैं, कुछ डेवलप होते जाते हैं, सही बात है, ये वाली लिखा हूँ, तो ए और डी सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 132 132 और देख लेते हैं। Choose the incorrect statement. The ladybird are useful to get rid of mosquito, नहीं साहब, ladybird aphids के लिए, अगर मॉस्किटो के लिए आपको चाहिए था तो ड्रैगन फ्लाई लेना चाहिए था, ये गलत बात हो जाएगी, पहली गलत बात है, इनकरेक्ट सुनना था, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस ये भी देख लो, Baculovirus are pathogens that attack insects and other arthropods, ये सही बात है। Methogen producing methane while degrading plant waste, ये भी सही बात है। Biofertilizer organisms that enrich the nutrient quality of the soil, ये भी सही बात है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 133, during the period of 1960 to 2000, wheat production was increased due to the development of semi-dwarf variety of wheat, mainly due to the efforts of Norman Borlaug है तो इसके जनक है,
ये फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है, नॉर्मल बोलना, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 134 which of the following is correct about the host specific parasite? होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट के लिए क्या सही है, देखते हैं क्या करके। पहले बोल रहा है सच पैरासाइट्स कैन पैरासिटाइज ओनली अ सिंगल स्पीसीज ऑफ होस्ट। होस्ट स्पेसिफिक इसलिए एक स्पीसीज को करेगा, सही बात है। बोथ होस्ट एंड पैरासाइट टेंड टू को इवॉल्व, सही बात है, को इवोल्यूशन होगा और इसीलिए को एग्जिस्टिंग भी इन्हीं के में चांसेस रहेंगे सिंगल होस्ट वाले, होस्ट स्पेसिफिक वाले के अंदर। इफ होस्ट इवॉल्व स्पेशल मैकेनिज्म फॉर रिजेक्टिंग द पैरासाइट्स, the parasite has to evolve mechanism to contact and neutralize them to succeed with the host species। सही बात है, अगर वो होस्ट किसी तरह की कोई चेंज लेकर आएगा तो फिर पैरासाइट को उसी टाइप के चेंजेस लेकर आना पड़ेंगे जिससे ये सक्सेसफुली काम चल सके। सारे के सारे ही सही, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 34 के बाद 35 which of the following will not result in loss of biodiversity? किससे बायोडाइवर्सिटी का लॉस नहीं होगा, देखते हैं। एक ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नहीं साहब इससे तो हो जाएगा, वन ऑफ द कॉजेज है। इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीसीज, नहीं ये भी बर्बाद कर देंगे, एलियन स्पीसीज से भी होगा। कीपिंग प्लांट्स इन ए बॉटनिकल गार्डन, ये तो फायदेमंद बात है यार, ये तो गलत बात बोल रहे हो आप। कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ हॉट स्पॉट, हाँ ये भी एक रीजन हो सकता है, तो ये नहीं, करेक्ट आंसर सी। 135 के बाद लंबी छलांग 79, क्या बोल रहा है 79? What will be the percentage of hybrid plant in F2 generation of Mendelian monohybrid cross? Mendelian monohybrid cross में monohybrid cross देख लेते हैं। आपके हिसाब वाले कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो टॉल और डॉर्फ वाला देख सकते हो। ये कैपिटल टी इससे स्मॉल टी इसके गेमेट बनेंगे कैपिटल टी, इसके गेमेट बनेंगे स्मॉल टी, इनको मिलाओगे कैपिटल टी स्मॉल टी। ये F1 जनरेशन है, और टॉल सारे के सारे टॉल हैं, ये F1 जनरेशन। What will be the percentage of hybrid plant in F2 generation of Mendel's monohybrid cross? ये F1 तो ले लिया, F2 ले लेते हैं, तो कैपिटल टी स्मॉल टी सेल्फिंग कराएंगे, इसके दो टाइप के गेमेट बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके भी दो टाइप के बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये बने। देन मिलाओ, इसको और इसको मिलाओगे तो कैपिटल टी, इसको और इसको मिलाओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको और इसको मिलाओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको और इसको मिलाओगे तो स्मॉल टी। क्या चाहिए आपको? व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ हाइब्रिड प्लांट? ये प्योर टॉल है, ये प्योर डॉर्फ है, हाइब्रिड ईयर है, कितने? 4 में से 2 यानी 50%। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 50% है। अगला नेक्स्ट 179 पर 180 फ्लॉक्स कंसिस्ट ऑफ, फ्लॉक के अंदर क्या होता है? इससे पहले कई बार हो चुका, एरोबिक बैक्टीरिया विद फंगल फिलामेंट। करेक्ट आंसर सी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। 181 एन एरिया वेयर टू कम्युनिटीज मीट एंड शो ग्रेटर नंबर ऑफ स्पीसीज। वैसा एरिया जहाँ पर 2 स्पीसीज मिल रहा है, तो ये कहाँ मिलते हैं ऐसे एरिया? फॉर एग्जाम्पल एक रीजन ये रहा, एक दूसरा रीजन ये रहा, ये दूसरा रीजन ये रहा, इधर भी कुछ स्पीसीज हैं, इधर भी कुछ स्पीसीज हैं। तो ये वाला जो एरिया रहता है, जहाँ इन दोनों के बीच का एरिया है, इन जगहों पर हमें नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा देखने को मिलती है, इसी को बोलते हैं इकोटोन। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जहाँ पर दोनों कम्युनिटीज एक साथ बिल्कुल पास पास रहेंगी, नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ जाएगी, इकोटोन कहलाएगा। 81 के बाद 82 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच? फिर मैच आया, देखते हैं किसे। पहले बोल रहा है मेल गेमेट प्लस मेल गेमेट, इससे एंडोस्पर्म बनेगा। नहीं, इससे एंडोस्पर्म थोड़ी बनेगा, एंडोस्पर्म नहीं बनेगा, इससे तो जाइगोट बनेगा। मेल गेमेट पोलर न्यूक्लियस सिनगेमी, नहीं ये तो ट्रिपल फ्यूजन है, गलत बात है। मेल गेमेट प्लस सेकेंडरी न्यूक्लियस ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है, ये सही बात है। मेल गेमेट प्लस फीमेल गेमेट सिनर्जिड सेल, नहीं भाई ये तो जाइगोट बनता है इससे। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट अगला 184 182 के बाद 184 जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल।
हाँ भाई सही बात है, जेनेटिक कोड नियरली यूनिवर्सल है, जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल, ये तो सही बात है। इट इज सेम फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम प्रोटोजोआ, ये सही बात है दोनों। तो both A and R are correct and R is the correct explanation, correct answer है D। 84 के बाद 85 देख लो क्या बोल रहा है वो। Biosphere reserve is a specified protected area in which multiple use of land is permitted. In 3 zones of biosphere reserve found identify the correct zones A, B, C given। तो ये जो A वाला पार्ट है ये कोर वाला पार्ट है इसका, ये जो A वाला पार्ट है ये तो कोर वाला पार्ट है जहाँ किसी तरह की कोई, यानी यहाँ भी कोर है यहाँ भी कोर है। B वाला जो है वो बफर जोन है और C वाला जो ट्रांजिशन जोन है जिसमें ट्रांजिशन हो रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा C। 86 पिरामिड दिए हैं। व्हाट डज द शेप ऑफ द गिवन एज पिरामिड रिफ्लेक्ट अबाउट द ग्रोथ स्टेटस ऑफ द रिलेटेड पॉपुलेशन। तो ए वाला जो है वो एक्सपांडिंग पॉपुलेशन है और बी वाला जो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है। सिंपल बात है, ये एक्सपांड करेगा यानी कुछ समय बाद ये इधर आ जाएंगे, ये इधर पहुंच जाएंगे तो एक्सपांड करेगा, ये बड़ा हो जाएगा। ये वाला डिक्लाइनिंग है, ये वाले यहाँ पर पहुंचेंगे तो ये और छोटा होता जाएगा, एक्सपांडिंग एंड डिक्लाइनिंग। करेक्ट आंसर सी। 187 all the following are true with respect to satellite DNA known is VNTR, variable number of tandem repeats, except किसको छोड़कर small DNA sequences arranged randomly in many copy numbers। सही बात है, इसी से फायदा उठाते हैं हम फिंगरप्रिंटिंग के अंदर, सही बात है। देयर कॉपी नंबर वेरीज फ्रॉम क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम इन एन इंडिविजुअल, बिल्कुल सही बात है, तभी तो हम फिंगरप्रिंटिंग उसमें बदल पाएंगे। देयर डीएनए सीक्वेंस आर यूजुअली कोड फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटीन, नहीं नॉन कोडिंग होते हैं, गलत बात है। द नंबर ऑफ रिपीट शो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ रहा है 188 के अंदर बोल रहा है सबस्ट्रेट एस इज ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट पी। कोई सबस्ट्रेट एस है जो पी प्रोडक्ट में बन रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ई, कोई एक एंजाइम ई उसकी मदद से हो रहा है। एंजाइम ई हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम वाइल्ड एलील ए आफ्टर म्यूटेशन ए चेंजेस इनटू मॉडिफाइड फॉर्म्स एज फॉलोज। तो ये जो ए था इसकी ये मॉडिफाइड फॉर्म में इतने सारे फॉर्म भी चेंज हो रहा है, यानी ये ए में भी बदल रहा है, इसमें भी बदल रहा है, इसमें भी बदल रहा है, इसमें भी बदल रहा है, बहुत सारे फॉर्म बदल रहा है। हमें क्या चाहिए, आफ्टर कंसिडरिंग द अबव फाइंडिंग्स विच ऑफ द फॉलोइंग एलील पेयर विल प्रोड्यूस रेसेसिव फिनोटाइप, इनमें से कौन सा रेसेसिव फिनोटाइप शो करेगा। तो पहली बात तो ये है कि एलील प्रोड्यूसेस नॉर्मल मॉडिफाइड चीज अगर कर देगा तो फिर रेसेसिव कैसे होगा, गलत ही बात है। प्रोड्यूस लेस इफिशिएंट एंजाइम, इसीलिए वो लेस इफिशिएंट एंजाइम बनाएगा तो वो रेसेसिव नहीं रहेगा बल्कि वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की तरफ भी बढ़ सकता है, यानी ये वाली बात भी ठीक नहीं है। प्रोड्यूस नॉन फंक्शनल एंजाइम, इसीलिए वो रेसेसिव हो जाएगा नॉन फंक्शनल, या कोई एंजाइम ही नहीं बनाएगा। तो करेक्ट आंसर डी और ये करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट अगला, ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं, इन दोनों रेसेसिव के लिए ये वाली पॉसिबिलिटीज हैं, वो कुछ भी सकता है लेकिन हमें रेसेसिव के लिए चुनना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट इक्वेशन फॉर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, dn by dt is equal to r k minus n upon k, करेक्ट आंसर ए, स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन है। 189 ओके, तो ये 189 तक बॉटनी का सफर पूरा हुआ, तो ये 12 बेस था, होप आपने अच्छा किया होगा। इसी तरह से नेक्स्ट टेस्ट उन सब में भी इसी तरह से फुल लेंथ, अब फुल लेंथ वाले मिलेंगे आपको, तो अच्छे बढ़िया से अपना आपको प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए फॉर कमिंग टेस्ट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।